नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए खास खबरों के साथ शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां पर फ्रांस के बाद अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी है और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी और वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ब्लेयर हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीयों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से भी उनकी मुलाकात हुई। भारतीय दल में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा शामिल हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका में भारतीय समुदाय से मुलाकात वो कर रहे हैं। यहाँ पर विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भारत व अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े हर मुद्दे पर बात होगी। खास तौर पर ट्रंप के पहले कार्यकाल में जिन क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी थी लेकिन अब में प्रगति नहीं हो सकी, उस पर भी विमर्श वो किया जाएगा और चर्चा इस पर की जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी व तकनीकी सहयोग और द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा वो होगी और ये सभी मुद्दे उस चर्चा के दौरान उठेंगे। तो बेहद खास ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, जहां पर ट्रंप के साथ मुलाकात वो करते हुए नजर आएंगे। हर किसी की नजर इस मीटिंग पर, जहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा इनके द्वारा की जाएगी। और इससे पहले आपको बता दें कि इमिग्रेशन जैसे मुद्दे, डेपोटेशन, टैरिफ, बिजनेस, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि आज ये मुलाकात होगी और हर किसी की निगाहें इसी मुलाकात पर है कि आखिरकार इस चर्चा में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। फिलहाल आपको बता दें, फ्रांस के बाद अमेरिका में मोदी वो दौरे पर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। टैरिफ वॉर के बीच अहम मुलाकात होगी। भारत को भी चेता रहे डोनाल्ड ट्रंप, ये बात सामने आ रही है, जहां चाबहार को लेकर अमेरिका प्रतिबंध लगाए हुए हैं। फिलहाल ये कुछ खास बातें, जहां पर आपको बताएं कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की पद की शपथ लेने के बाद कई बड़े फैसले भी ले चुके हैं और इसी में भारत से व्यापार घाटा वो कम करेंगे। ट्रंप डिफेंस डील को लेकर प्रेशर वो बन सकता है। F-35 या F-21 को लेकर हो सकती है अमेरिका और भारत के बीच डील। इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट में टक्कर वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से भारत इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर एक तरफ नरेंद्र मोदी जो कि ग्लोबल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एज अ लीडर भी वो ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल हुए 104 प्रवासी भारतीयों को वापस भारत भेजा है और टैरिफ को लेकर भी ट्रंप काफी बड़े फैसले इसमें ले सकते हैं। फिलहाल इसी बीच आपको बता दें कि ऊर्जा, निवेश, रक्षा और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। और यहाँ पर बहुत से मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि कहा जा रहा है पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ट्रंप प्रशासन ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी थी। इस फैसले को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर अब इस दौरे में चर्चा वो भी देखने को मिलेगी, जिसके बाद फ्रांस के बाद अमेरिका दौरे पर जो प्रधानमंत्री आए हैं, इसमें कई खास बातें वो रहने वाली है। और खास बात खुद ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे नेता हैं जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, उनके राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद यहाँ पर पहुंचे। इससे पहले अगर बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही साथ जापान के भी नेता जो वहां पर पहुंचे थे। और फिलहाल यहाँ पर 25% टैरिफ की घोषणा वो कर दी थी, जब मैंने आपको बताया कि प्रशासन ने स्टील और एल्यूमिनियम की आयात पर
25% की घोषणा कर दी थी। इस फैसले का असर भारतीय स्टील कंपनियों पर भी पड़ सकता है। तो इन सभी को लेकर ट्रेड एक बहुत मेजर जो फैक्टर है वो रहता है, और इसी ट्रेड के चर्चे जो है आज देखने को मिलेंगे, जहां वॉशिंगटन डीसी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। और यहाँ पर पीएम मोदी की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि वो टेस्ला के सीईओ यानी एलन मस्क समेत कई दिग्गज बिजनेस लीडर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो ट्रंप के टैरिफ से जुड़े फैसलों के बीच भारत अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ने की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने 104 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा है। अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका में 18,000 से ज्यादा ऐसे भारतीय हैं जो कि इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे हैं और जिनके पास अवैध कागजात नहीं है। तो आशंका ये जताई जा रही है कि जल्द ही अमेरिका 800 लोगों को भारत जो है और भेज सकता है। तो इसको लेकर भी चर्चा जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों जगह गरमाया हुआ है, यानी कि अमेरिका में भी और साथ ही साथ भारत में भी। यहाँ पर टैरिफ का एक मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा होगी। ब्रिक्स करेंसी को लेकर जो है वो चर्चा होगी। तो चलिए सीधी लाइव तस्वीरें परीक्षा पर चर्चा की, जहां पर आप सुनिए कि क्या कुछ बच्चों के साथ बातचीत की जा रही है। चाहे कि एनालिसिस कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस अगर एक दो कंट्रीज का वॉर है तो वो कह सकती है प्रॉम्प्ट डाल के कि इस सिचुएशन को आप इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से दिखाइए, इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से दिखाइए। ये एआई का एक बहुत अच्छा यूज है क्लासरूम में एनालिसिस दिखाने का। तो टीचर का रोल नहीं जाता, टीचर गाइड का रोल बनाती है, इंस्ट्रक्शन देने का रोल करती है, और एआई को अगेन स्लेव की तरह यूज करती है। Can we have the next question? अगर एआई कोई गलत डिसीजन लेता है तो हम उसे कैसे, फिर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? अकाउंटेबल कौन होगा उसके लिए? तो मुझे लगता है कि एआई को आप ऐसे समझिए कि एआई आपके पास में एक ऐसा असिस्टेंट है जो सारे काम जो आप चाहें वो कर सकता है और वो सैलरी भी नहीं लेता है। मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप उतना ही उसको काम दीजिए जहां पे आपको लगता है कि अगर कुछ गलत भी हो गया तो उससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो एआई आपको शायद ये बता सकता है कि अगर आपको साइंस और आर्ट्स में चूज करना है तो आप कौन से मुद्दों को देखिए। Yes. फैक्टर्स बता सकता है, इंफॉर्मेशन बता सकता है कि साइंस में कितनी प्लेसमेंट हुई है, आर्ट्स में कितनी प्लेसमेंट हुई है, लेकिन डिसीजन तो आप ही लेंगे। तो हमको एआई को उतनी पावर नहीं देनी चाहिए, और डिसीजन भी इनका और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी। जिम्मेदारी में क्योंकि जब डिसीजन लिया ही है तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी। कह सकते हैं कि गलत डिसीजन लिया यार, एआई ने लिया, अब मैं क्या करूं। कुछ हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी सवाल पूछना चाहते हैं फ्रॉम आवर सीबीएसई स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब। मेरा प्रश्न यह है, एआई टूल्स शिक्षा को सरल और सुलभ बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तकनीकों के अत्यधिक उपयोग से छात्रों में सृजनात्मकता और गंभीर चिंतन के कौशल प्रभावित हो सकते हैं? हर चीज में मुझे लगता है एक बीच का रास्ता होता है, और टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है एक बीच का रास्ता है। या टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, 60 सेकंड की रील बार बार देखते हैं। अगर आप एक दो अच्छी चीजों को, दो लंबे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे कुछ सीख पा रहे हैं, फिर वो देख के आप ऑफलाइन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और लिखिए कि मैं तो ये खुद करती हूँ, मैंने इससे सीखा क्या, तो वो अब्सॉर्ब बेटर होता है। तो ये मिडल पाथ, ये जो बीच का रास्ता है, ये बहुत जरूरी है। Awesome pearls of wisdom. कमाल है। Can we have the next question please? आज 24/7 सोशल मीडिया हमें कुछ न कुछ परोस रहा है, दिखा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल सोशल मीडिया में वास्तविकता, रियल व रील के बीच सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? मुझे लगता है रील को लेके तो एक बात आप सभी को दिमाग में जो है वो परमानेंटली स्टोर करनी चाहिए। आपको पता है हमारे दिमाग में केमिकल्स हिट होते हैं, असली के केमिकल्स, हम उसको बोलते हैं डोपामिन। जब भी आप कुछ देखते हैं, एक अच्छी सी आपको कुछ दिखी रील और तुरंत आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्पाइक जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखा जहाँ पे आपका कोई दोस्त दिखा रहा है जो कहीं घूमने गया हुआ है और आपने वो देखा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में इंस्टेंटली एक स्ट्रेस हार्मोन भी क्लिक हो जाता है बहुत बार कि यार मैं कब घूमने जाऊंगा या मेरा ट्रिप कब होने वाला है। एक फोमो हो जाता है बहुत बार। आप अगर मुझे भी देख रहे हैं ऑनलाइन तो वो फोटो एक खास तरीके से क्लिक करके पोस्ट हुई है इंस्टाग्राम के लिए। जहां पर एक और बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, और इस वक्त आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, जहां पर
लोकसभा में आज इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश होने वाला है। बिल को पिछले हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। 31 जनवरी से बजट सत्र जो है वो शुरू हुआ और आज आखिरी दिन है। दूसरा सत्र आपको बता दें 10 मार्च से 14 अप्रैल तक होगा और संसद में आज नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश होगा। इनकम टैक्स बिल का मकसद आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी के लिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आम आदमी के लिए इनकम टैक्स कानूनों को आसान बनाना है। इससे टैक्स से जुड़े केस भी कम होने की उम्मीद है। बिल को पिछले हफ्ते कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। फिलहाल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अब तक आपको बता दें 66 बजट के बाद कई बदलाव हो चुके हैं। इसके कई प्रावधान अब खत्म हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल में यहाँ पर 2026 की अगर बात की जाए तो ये लागू होगा और 64 साल पुराने कानून की जगह ये लेगा। इसके अलावा और भी चर्चाएं जो है इसमें होने वाली है, यानी कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो काफी अहम ये रहने वाला है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि संसद जो है आज भी हंगामेदार देखने को मिलेगा और यहाँ पर जमकर हंगामा जो है वो बरपेगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है जहां पर इनकम टैक्स को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत सी चीजें जो है वो बदलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक आम आदमी के लिए ये चीज कि इनकम टैक्स जो नया बिल लाया जाएगा उसे समझना काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि बैंकिंग की बात की जाए, पेमेंट्स की बात की जाए तो हर एक चीज जो है वो बदल चुकी है। तो उसी में न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो लाया जाएगा और इस पर विपक्ष के सांसदों ने इसे अलोकतांत्रिक जो है वो बताया है। लेकिन लोकसभा में आज ये पेश होगा इनकम टैक्स बिल और हंगामेदार सदन रहने की आशंका जो है वही जताई जा रही है, क्योंकि दो बड़े मुद्दे हैं और विपक्ष इन मुद्दों के आड़े खड़ा है कि एक को असंवैधानिक और एक को अलोकतांत्रिक जो है वो बताता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बिल को लेकर अगर बात की जाए तो रिपोर्ट जो है फिलहाल यहाँ पर देखिए कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बात की जाए तो विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी और आज संसद में जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो पेश हो सकती है। वक्फ कानून से सबको लाभ मिलेगा, ये जगदम्बिका पाल के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कुछ दिन पहले स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। विपक्ष के सांसदों ने इसे अलोकतांत्रिक जो है वो बताया था और काफी हंगामा जो है वो भी देखने को मिला था। तो लगातार असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और इसको नकारना यही जो है विपक्ष की तरफ से दिख रहा है। और आज फिर से ये दोनों बिल यानी वक्फ संशोधन अधिनियम की अगर बात की जाए और साथ ही साथ न्यू इनकम टैक्स बिल की अगर बात की जाए तो ये दोनों आज संसद में पेश होंगे और हंगामा जो है वो जमकर देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल जुड़ चुके हैं। संदीप से जानकारी लेंगे। संदीप, क्या लगता है आज भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है सबसे पहले तो हंगामा बहुत होने वाला है, क्योंकि जब भी ऐसी चर्चाएं होती है सबसे पहले अब हंगामे की ही बात सामने आने लगी। देखिए, बिल्कुल दो ऐसे बिल जो पेश होने हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो है वक्फ बोर्ड पर हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से हंगामा रहा। हालांकि उस पर एक कमेटी गठित की गई थी और अलग अलग सांसदों की जो बैठकें हुई उसमें कई जो सांसद थे वो पक्ष में आए, लेकिन अभी भी विपक्ष में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो चाहते हैं कि संशोधन में जो है और ज्यादा जो चीजें हैं उनको सुधारा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि जो इनकम टैक्स बिल है उसको भी सरकार अब जो है पेश करना चाहती है और इसमें बहुत सारे सुधार की बात सरकार कर रही है और कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जो उन्हीं बिलों पर जो है सरकार काम कर रही थी और उनको समझने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां लोगों को आती थी। जो टैक्स पे लोग होते थे वो कहीं ना कहीं सीए की मदद लेकर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर जो उन अधिकारी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनसे जो है मदद लेने के बाद ही अपना जो इनकम टैक्स जो बिल है उसको जमा कराने का काम करती थी। लेकिन सरकार अब चाहती है कि इसको आसान भाषा में लाया जा सके और बहुत सारे ऐसे सुधार उनको किया जा सके। इसमें सरकार का कई ऐसे मकसद होते हैं सकते हैं, जैसे ताकि लोग इस बजट को जब सरकार लेकर आती है तो उसको आसानी से समझाया जा सके। जब टैक्स जो जनता भरती है तो उसको कैसे जो है आसानी से भरा जा सके। साथ ही जो एक जो टैक्स पेयर होने के साथ साथ कुछ जो है बजट अपना जो बनाते हैं लोग या फिर कहें कि जो है टैक्स भरने में कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, उन पर सरकार जो है एक ऐसा
इस संशोधन जो करने चाह रही है, जो नए संदीप विधेयक यहाँ लाने पर चाह रही है, एक उसमें और कड़े कानून बनाए जा सकते हैं। जी संदीप, यहाँ एक और बात जो है वो सामने आ रही है और वो ये है कि टैक्स चोरी को लेकर भी अब चेंजेस होंगे। जो टैक्स चोरी हुआ करता था उसको लेकर अब डिजिटली और ज्यादा सतर्कता जो है वो रखी जाएगी और इस नए बिल में ये सब इंक्लूडेड होगा। बिल्कुल, देखिए सरकार ये कहती हुई नज़र आई पिछले दिनों, हमने सुना कि आज के दौर में जो टैक्स पेयर होते हैं, वो कहीं न कहीं अपने टैक्स को बचाने के लिए बहुत तरह-तरह के हथकंडे जी अपनाने का काम करते हैं। चाहे वो गलत तरीके से बिल पेश करना हो, चाहे फिर वो खर्चे दिखाने की बात हो। ऐसे में अब उन चीज़ों को और ज़्यादा सख्त जो है कर किया जा सकता है सरकार की ओर से। और अगर कोई टैक्स चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो उस पर कार्रवाई कैसे की जाए, इसको लेकर भी इन नए विधेयकों में चीज़ें जो है लाई जा सकती हैं। साथ ही भाषा से लेकर उनको समझाने में लोगों को आसानी हो, इसी चीज़ को जो है नया बिल जो है पेश किया जा सकता है। और उस पर अमूमन कहा ये जा रहा है कि अब कैबिनेट में मंजूरी हुई और अब संसद में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो जो सरकार कह रही है कि 2026 अप्रैल में इस बिल को जो है लागू कर दिया जी जाएगा, यानी कि जनता के लिए ये जनता के बीच पहुंच जाएगा। लेकिन कितना राहत देगा या फिर मुसीबत, ये जनता तय करेगी। संदीप, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आसानी जो है वो कही जा रही है कि आम जनता इसको इजीली समझ पाएगी। जो मेन मोटिव है या कह सकते हैं जो मेन बात इसमें सामने आ रही है कि लोगों को पहले ये चीज समझना काफी ज्यादा मुश्किल होती थी, और क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा और किन किन चीजों को हटाया गया है या लाया गया। देखिए, जो अभी तक सरकार की ओर से जो बयान सामने आए थे या जो कहा यही जा रहा था कि इस बिल में बहुत सारे ऐसे सुधार की जरूरत है। बहुत लंबा समय हमने देखा कि एक ही जो इनकम टैक्स बिल था वो चल जी रहा था, और लेकिन अब उसमें बदलाव की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो बात कही गई है वो सरकार की ओर से इसमें सुधार की बात कही गई है, समझाने की बात कही गई है। और शब्द जो अब तक बेवजह उसमें डाले गए थे, जो समझने में लोगों को समस्याएं आती थी, जी उनको सुधारने की बात कही गई है। लेकिन ये भी जो है एक धड़ा मानकर चल रहा है कि सुधार के साथ-साथ कठिनाइयाँ भी लोगों को आ सकती हैं। यदि जो है टैक्स की चोरी करते हैं या कहें कि बिलो अपने खर्चे बचाने के लिए इन चीज़ों का सहायता लेते हैं, लेकिन उन पर कहीं न कहीं गाज सरकार घेरने के लिए भी तैयार होगी। संदीप, यहाँ पर जिस तरीके से जो पुराना बिल था उसे जटिल कहा गया और ये कहा गया कि काफी मुश्किल है, और अब जो चेंजेस इसमें लाए गए हैं, क्या लगता है कि लोगों तक ये चीज कैसे पहुंचेगी और लोग अपनी जिम्मेदारी टैक्स को पे करने वाली कैसे समझेंगे विदाउट इसकी चोरी, या फिर जो अलग अलग हथकंडे लोग अपनाते हैं ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। देखिए, बिल्कुल इस अब से पहले हम देखते थे जितने भी जो है टैक्स। चलिए संदीप से हमारा संपर्क। जी संदीप, चलिए आगे बढ़ेंगे जहां पर प्रयागराज को लेकर बात करेंगे। तो बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। आपको बता दें 13 से 15 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। पहली कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को लेकर ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया है, जहां पर शिक्षक स्कूलों में मौजूद रहकर महत्वपूर्ण कार्य जो है वो करेंगे। देखिए यहाँ पर 13 से 15 फरवरी 2025 तक प्रयागराज के सभी सरकारी, अनुदानित व मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। शिक्षकगण विद्यालय में उपस्थित रहकर डीबीटी, आधार सीडिंग व अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य जो है वो संपन्न करेंगे। तो ये 13 से 15 फरवरी का समय जो है वो रखा गया है, जहां पर ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई होगी। और इसी के साथ आप लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर महाकुंभ में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, इसी के चलते स्कूलों के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है और पहली कक्षा से लेकर कक्षा 8वीं तक स्कूल जो है वो बंद रहने वाले हैं। फिलहाल ये ऑर्डर जो है वो निकाल दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए है। जो स्कूली टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्हें स्कूल में आना है और अपना काम जो है वो पूरा करना है। तो फिलहाल प्रयागराज में 13 से 15 फरवरी तक स्कूल बंद होंगे। महाकुंभ के चलते भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसमें ट्रैफिक जाम की स्थिति, रश होना, ये बहुत आम हो गया है और इसी के चलते बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी है और 13 फरवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई जो है बच्चे घर बैठकर करेंगे।
आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के संबल की अगर बात की जाए तो आपको बता दें संबल हिंसा का 76वां दंगई जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अमन को चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का डोर टू डोर अभियान अभी भी संबल में जारी है। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान यहाँ बवाल में ये आरोपी था और अमन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां जो है वो देखने को मिली। फिलहाल संबल को लेकर अगर बात की जाए तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से दंगे वहां पर भड़के थे, तस्वीरें सामने आई थी, बेहद ये देखने वाली बात थी कि बवाल जिस तरीके से मचाया गया तो बेहद डिस्टर्बिंग था और इसी में पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही थी और ये वही आरोपी अमन है जिसे चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया है। तो संबल से ये इस वक्त की बड़ी खबर जहां पुलिस का डोर टू डोर अभियान जारी है। हमारे साथ विजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है इस वक्त संबल को लेकर, क्योंकि अभी भी संबल का मुद्दा थमा नहीं है और कार्रवाई जो है पुलिस अपनी कर रही है। इसका मतलब अपने मुद्दे को लेकर और अपने गोल को लेकर पुलिस सटीक है, यानी बवाल मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल रूपाली, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पुलिस 24 नवंबर के बाद जो हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है तो उसको बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश ने यहाँ की तस्वीरों को देखा था, जिस तरह से आगजनी हुई थी, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, पथराव हुआ था, गोलियां चली, 4 लोगों की जान इसमें गई थी। लेकिन इस बवाल के चलते तमाम चीजें जो हुई, क्योंकि जो यहाँ की सियासतदार थे उनके नाम भी इसमें शामिल हुए, जो सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्क, और उसी के चलते पूरी तरह से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसका नाम अमन उर्फ रहता उर्फ अमान है, 3 नाम माला ये आरोपी है, 19 वर्षीय, और ये भी इस भीड़ में शामिल था। इसने पुलिस को बताया, जैसे प्रशासन ने दावा किया है कि भीड़ इकट्ठा हुई और ये कहा कि हम इकट्ठे होकर के पूरा मुकाबला करें। उसी के दौरान ये नकाशत राया और हिंदूपुरा खेड़ा से हिंदूपुरा में पूरी तरह से पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई और उसमें ये भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है रूपाली की इसने अन्य लोगों के भी नाम बताए जो लोग उसमें शामिल थे। यहाँ पर विजेंद्र एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहे हैं, फिर आखिरकार जब पुलिस कार्रवाई करती है तो ये क्यों कहा जाता है कि एक ही समुदाय को जो है वो टारगेट किया जा रहा है? नाम सामने है, गिरफ्तारियां सामने हैं और अपने बयान भी ये लोग दे रहे हैं। दूसरी बात ये, क्या गोलियां चलाना और ये पत्थरबाजी और बवाल जिस तरीके से वहां पर किया गया इतना आसान है प्रशासन के होते हुए? रूपाली, जिस तरह से 24 नवंबर को जो हुआ पूरे देश ने देखा और उसकी जो वीडियो वायरल हुई वो भी पूरे देश ने देखी। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से महिलाओं से लेकर पुरुषों, युवकों, नाबालिग और बुजुर्गों ने जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया, गोलियां चलाई, ये वीडियो सारे पुलिस प्रशासन ने दावे के तौर प्रमाण के तौर पर दे चुका है। पूरी तरह से जिस तरह से न्याय आयोग की टीम यहाँ पर जांच कर रही है, मजिस्ट्रियल जांच यहाँ की चल रही है, तमाम यहाँ की जांचें हो रही हैं और बड़े बड़े अधिकारी आपने देखे, वीडियो वायरल हुए, यहाँ के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीआईजी समझाते हुए नजर आ रहे थे कि आप ऐसा मत करिए, नेताओं के चक्कर में आकर गोली और पथराव मत करिए। लेकिन भीड़ ने नहीं माना और उसी का भीड़ खामियाजा उठा रही है। भले ही विपक्ष किसी तरह के आरोप लगा रहा हो, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से प्रमाण के तौर पर कानूनी कार्रवाई संभल में कर रहा है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर सीधा आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है एक कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं और एक तरफ जो आप देखिए वनाग्नि नियंत्रण हेतु समुदाय कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और इसमें मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज हमारे साथ में लगे हुए हैं सर, IHQ MOD भी इस समय हमारे साथ में है सर। वहां से भी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट और इस तरह की अदर रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ से रिक्वेजिशन भेजे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम एक इंस्टीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, जिससे कि राज्य के अधिकारियों को एक्चुअल आपदा में इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, ये हमारा आज मेन उद्देश्य रहा है सर। इसमें हम काफी सफल हुए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण चुनौती है, उसको किस तरह से हमें दूर करना है, उसके लिए समय निकाल के अपने व्यस्त समय से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे युवा माननीय मुख्यमंत्री
भास्कर सिंह धामी जी, उसी तरह से मेरा बार बार इंटरेक्शन होता रहता है रुहेला जी से, आदरणीय रुहेला जी, सचिव आपदा श्री विनोद कुमार जी, 6 जनपदों से जुड़े हुए हमारे जनपद के जिलाधिकारी, एनडीएमए के अधिकारी, एसडीएमए के अधिकारी, अन्य समस्त उत्तराखंड शासन के हमारे साथीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के भी साथीगण। आज जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा है कि वनाग्नि एक हमारी जितनी बड़ी चुनौती है, अगर चुनौती को अगर किसी तरह से हम समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में, सेंसिटिविटी के साथ अगर उसको हम नहीं लेंगे तो हमारे लिए ये खास करके उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे उभरी है और उभरे। इससे न केवल वन संसाधनों की क्षति होती है, जीव जंतुओं की भी क्षति होती है और खास करके जो उत्पादों पे आधारित जो समुदाय है, समुदाय को भी लाइवलीहुड से संबंधित काफी क्षति होती है। अगर पिछले दिनों का हम एग्जाम्पल देंगे तो हमारे यहाँ छोड़िए, जब अमेरिका जहाँ पे के संसाधन इतना, उन्होंने 200 हेलीकॉप्टर लगाया, लेकिन पूरा का पूरा एक 30 से ज्यादा लोगों को ये जान माल की क्षति हुई और साथ में पूरा का पूरा शहर उससे प्रभावित हुआ। ये एक विश्वव्यापी चिंता का विषय है। इसी तरह से पिछले साल कनाडा में में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए K24/7 न्यूज।